वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोहित छेत्री और आप सब लोगों को स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल रोहित एनालिसिस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एज ए डिफेंस एस्पिरेंट और एज ए सर्विंग सोल्जर। आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आपका टॉपिक रहने वाला है एफ इंचार्ज प्रोग्राम। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक के बारे में और हम लोग फोकस करेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है और वाई इट इज़ नीडेड इन द इंडियन आर्मी। मतलब इंडियन आर्मी में इसका क्या ज़रूरत पड़ गया कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में एफ इंचार्ज प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये सब आता है आर्मी मॉडर्नाइजेशन के अंडर और इसका क्या ज़रूरत हो गया कि आर्मी मॉडर्नाइजेशन के अंदर में भी एफ इंचार्ज प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। सो द लॉट मोर टू नो, लॉट मोर टू डिस्कस। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। ओके, अपार्ट फ्रॉम गोइंग ऑन द टॉपिक, टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज डियर फ्रेंड्स, मैं अभी दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने इसमें कोई भी वीडियोज़ एडिटिंग से वगैरह नहीं डाला है। ठीक है, मैं आप सिर्फ आपको जो भी टॉपिक के बारे में समझाऊंगा वो एक प्रेजेंटेशन की मदद से समझाऊंगा। ठीक है, बिना देरी किए अभी हमारे टॉपिक पर चलते हैं। ओके, अभी मैं मतलब अपने टॉपिक को 4 भाग में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले रहेगा कि ये न्यूज़ में क्यों था, दूसरा रहेगा कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम और इसका नीड और इसका फ़ायदा क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, दिस इज़ एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, ये जो मैंने अभी बता रहा हूँ वो टॉपिक से कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, एक्स्ट्रा है ये, एक एक्स्ट्रा। अभी क्या हो गया था कि मतलब 15 अगस्त 2022 को हमारा जो लाल किले में मतलब रेड फोर्ट में जो 21 तोपों की सलामी देते हैं ना, तो उसमें क्या हो गया था कि 76 इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो बनाया था हमने, उसमें क्या हो गया था कि फर्स्ट टाइम जो हम लोग लाल किले में 21 तोपों की सलामी देते हैं, उसमें क्या दिया था हमने, जो इंडिया में होममेड ऑर्टिजस गन होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ATAGS प्रोटोटाइप। इसका मतलब क्या है, एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो कि DRDO ने डेवलप किया गया था अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो उसको हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। इससे पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स ने छोड़ के गए थे या फिर प्रैक्टिस जो ब्रिटिशर्स के टाइम मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो चलता आ रहा था, तो उसमें क्या होता था कि मतलब जो ब्रिटिशर्स ने छोड़े हुए वो आर्टिलरी गन्स जो हॉर्टिजस गन होते उसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन आफ्टर 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 साल के बाद 76 इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको रिप्लेस किया गया, वो भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑर्टिजस गन से। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, जानना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो लेट्स डिस्कस कि ये न्यूज़ में क्यों था। अभी क्या हो गया था कि जो इंडिपेंडेंस डे के ठीक एक दिन बाद, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंस डे की बात इंक्लूड किया था। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आने वाला था कि इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद, तो इंडिपेंडेंस डे में क्या हो गया था उस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के ठीक एक दिन बाद हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या किया था, जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ना उसमें एफ इंचार्ज, कई निपुण माइंस और LCA का मतलब क्या है, लैंडिंग क्राफ्ट असल्ट। इसके बारे में, ये निपुण माइंस और लैंडिंग क्राफ्ट असल्ट के बारे में मैं बाद में जाकर थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले एफ इंचार्ज के बारे में। ठीक है, ओके, और ये किसको दिया था डिफेंस मिनिस्टर सर ने, वो दिया था आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को हैंड ओवर किया था। ठीक है, ओके, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो एफ इंचार्ज बोलते हैं, एक होता है इंचार्ज INSAS, एक होता है इंचार्ज, वो होता है एक राइफल जो कि अभी आर्मी में यूज किया जाता है।
जो कि हर एक जवान के पास एक ऑथराइज्ड है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसास, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है एफ इंसास, एक होता है इंसास और दूसरा होता है एफ इंसास, ठीक है। और ये दो इंसास और एफ इंसास है ना, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इंसास होता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जो कि राइफल को डिनोट करता है, लेकिन एफ इंसास क्या होता है, वो होता है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। मतलब ये एक प्रोग्राम है, एक पैकेज जैसा है, उसमें राइफल्स वगैरह सब कुछ, मतलब एक इन्फेंट्री सोल्जर्स में जो उसका कम्बैट अपीयरेंस होता है ना, कम्बैट अपीयरेंस में वो कैसा दिखता है, उसको क्या क्या अथॉराइजेशन है, उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली इंक्लूड करेगा, ठीक है। लेकिन इंसास का मतलब वो सिर्फ एक राइफल को डिनोट करेगा, ठीक है। ओके, इट्स बेसिकली अ प्रोग्राम फॉर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन विच इज़ एम्ड एट इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द सोल्जर्स, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोल्जर्स इज बीइंग इक्विप्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स ज़्यादा लाइट वेट, मतलब वो हल्के वेट के होने वाले हैं। जो भी इक्विपमेंट्स दिया जाएगा इस पैकेज के अंदर, जो भी इक्विपमेंट्स एक सोल्जर्स को दिया जाएगा वो हल्के वेट के होने वाले हैं। ऑल वेदर ऑल टेरेन, इसका मतलब जो इंडियन आर्मी ऑपरेट करते हैं ना, वो कभी सियाचिन, द्रास, सिक्किम जैसे एल्टीट्यूड एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं, कभी करते हैं कारगिल जैसे मतलब पथरीली इलाके में, ठीक है, कभी करते हैं जम्मू नॉर्थ ईस्ट जैसे घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, और कभी करते हैं राजस्थान जैसे डेजर्ट वाले इलाके में, और बहुत सारे प्लेन्स इलाके में है। इंडिया में बहुत सारे प्लेन्स इलाके आपको मिलेंगे। तो ऑल वेदर ऑल टेरेन मतलब सब जगह का मौसम और वहाँ की ज़मीनी बनावट, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को निर्माण किया गया है, ठीक है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो मेंटेनेंस। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जो आपके बजट में आ सके, ठीक है। और दूसरा है लो मेंटेनेंस, मतलब आपने खरीद तो लिया, ठीक है, हम लोग यूएसए से, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से वेपन्स क्यों नहीं परचेज करते, हम लोग रशिया को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि वो सस्ते में देगा और जो मेंटेनेंस होगा ना उसका वो भी कम दी रहेगा। लेकिन यूएसए यूरोपियन कंट्रीज़ का जो भी इक्विपमेंट्स हमको मिलेंगे वो क्या होगा, थोड़ा महंगा होगा और मेंटेनेंस करने भी थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। और लो मेंटेनेंस मतलब वो, मतलब आप किसी चीज़ को खरीद तो लिया, लेकिन ये ना हो कि मतलब उसको फिर वो तो ज़िंदगी भर तो नहीं चलेगा ना, एक न एक दिन तो आएगा, उसको सर्विस करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम ये ना हो कि आपका जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर, ज़्यादातर एक्सपेंडिचर हो वो उसमें ही खर्च ना हो जाए, ठीक है, ताकि आपको मतलब ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट ना कर सके, इसलिए उसको बोलते हैं लो मेंटेनेंस, ठीक है। और ये जो स्कीम जो एफ इंचेस के प्रोग्राम है वो सब कुछ डेवलप किया जा रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्स। अभी इसमें आ रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्स। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन्स, क्योंकि रिसेंटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिजल्व हो गया था, उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रिजर्व किया गया, मतलब वो उसको हटाया गया, उसके बदले में क्या हो गया, प्राइवेट कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, 7 PSMEs, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसे ही बोलते ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन। मतलब ये एक दूसरे में कोऑपरेट करते रहेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर DRDO करेगा, लेकिन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, वो जो 7 PSMEs है वो करेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेन। और ये सब कुछ सुपरविजन कौन करेगा, DRDO करेगा, ठीक है। Okay, this is the beautiful picture of the package and this is the soldier, this is a future integrated soldier, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर हो गए जनरल मनोज पांडे हो गए, ठीक है। ओके, अभी एफ इंसास के अंडर कौन कौन से आइटम आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। उसमें आता है हमारा AK-203 असल्ट राइफल, ठीक है। उसके बाद मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स, BPJ बैलिस्टिक हेलमेट एंड बैलिस्टिक गगल्स। उसके बाद आ गया आपका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, NVG एंड होलोग्राफिक साइट और नी पैड्स और एंकल पैड्स। ये नी पैड्स और एंकल पैड्स हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन टॉपिक, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं AK-203 असल्ट राइफल्स के बारे में। ये एक रसिया में ओरिजिन किया गया असल्ट राइफल है, ठीक है। इसको सबसे पहले कौन बनाया था, कहाँ कौन से देश बनाया था, रसिया ने बनाया था। और ये किसके सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल है गैस ऑपरेटेड, मतलब ये गैस से चलता है। जो भी आप राउंड्स फायर करोगे तो उसके अंदर एक्सप्लोसिव होते हैं। वो एक्सप्लोसिव जब जल जाते हैं ना, मतलब वो एक्सप्लोसिव जल जाता है ना, तो उससे गैस इमिट्स होता है और वो जो पैदा हुआ गैस होता है ना, वही राइफल को पूरा चलाएगा, ठीक है। और मैगजीन फेड मतलब जो हम लोग राइफल या फिर किसी भी गन में अम्यूनिशन डालते हैं वो 3 प्रकार से डालते हैं। एक मैनुअल होता है जो कि एक सिंगल राउंड डाल दिया, फिर कॉक कर दिया, फायर किया, दूसरा फिर दोबारा फिर राउंड डाला, कॉक किया, फायर किया, ये होता है मैनुअल, ठीक है। दूसरा होता है मैगजीन, मतलब उसकी एक लिमिटेशन होती है, एक मैगजीन में 20-30 इतना राउंड आएगा। एक बार मैगजीन में डाल दिया तो आप जब तक उसको ख़त्म नहीं करोगे तब तक वो फायर कराएगा। जैसे मतलब राउंड्स ख़त्म हो जाएगा तो वो फायर करना बंद कर देगा, उसे बोलते हैं मैगजीन फेड। और दूसरा होता है बेल्ट फेड, जैसे कि मतलब एक बेल्ट होता है, 400-500 राउंड मिलेंगे आपको उसमें, बस एक बार डाल दिया डाटा टाटा टाटा पूरा बेल्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 400-500 राउंड भी फायर हो जाएंगे, उसे बोलते हैं बेल्ट फेड। तो ये मैगजीन फेड राइफल है, ठीक है। सिलेक्ट फायर असल मतलब आप उसमें फायर सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह का फायर आपको देना है, एक सिंगल राउंड मारना है कि ब्रस्ट फायर मारना है कि रैपिड फायर मारना है कि, और उसको सेफ में करना है, मतलब आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो फायर को, ठीक है, फायर के मोड को, इसलिए उसको सिलेक्ट फायर असल्ट राइफल बोला जाता है, ठीक है। और इसका इट हैज़ रेंज ऑफ 300 मीटर, इसका मतलब क्या है कि 300 मीटर में उसका इफेक्टिव रेंज है। ये नहीं है कि बस 300 मीटर तक ही गोली जाएगा, नहीं, जो 300 मीटर तक मारेगा ना उसको मारेगा ही मारेगा, वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन 300 मीटर से ज़्यादा जो भी इनेमी को फायर करेगा वो इंजर्ड हो सकता है, कैजुअलिटीज़ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% मरेगा, ये नहीं कह सकते। वो इंजर्ड भी सिर्फ इंजर्ड ही हो सकता है, इंजर्ड भी हो सकता है, लेकिन 300 मीटर के जो अंदर के वो फायर करेगा तो वो मरेगा ही मरेगा अगर जगह पर लगी तो। और ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडोनेशिया जॉइंट वेंचर से कर रहा है, जो कि अभी कहाँ पर हो रहा है इसका मैन्युफैक्चरिंग, अमेठी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, और कोरवा में हो रहा है, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा इंसास राइफल को। ओके, दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर, सोल्जर कैरिंग AK-203 राइफल। और ये होता है मैगजीन, ठीक है। मैगजीन इसको निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो, इसे होता है मैगजीन। और ये जो है ना, ये होता है सिलेक्ट फायर, मतलब आप ऊपर कर रहे हो तो मतलब ये सेफ में है, बीच में लाओगे तो ये ब्रस्ट फायर करेगा, और सबसे नीचे लाओगे तो एक एक राउंड फायर करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको सिलेक्ट फायर करते हैं। और ये है हमारा होलोग्राफिक साइट, जो कि आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स। इट कैन बी यूज्ड इन बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव मोड्स, ठीक है। ये जो ग्रेनेड है अभी ये लेटेस्ट नए वाला ग्रेनेड्स है 2020, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है। जैसे ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेंज रिजल्व हो रहा था, ठीक है, वो जब उसको रिजल्व किया जा रहा था उस टाइम क्या हो गया था कि मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने मतलब एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ग्रेनेड्स के, उसको दिया था इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है, ग्रेनेड प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें क्या हो गया था कि ग्रेनेड तो प्रोडक्शन करने बोल दिया, ग्रेनेड्स तो मिलते हैं आजकल भी, लेकिन इसमें क्या चेंजेस हो गया था, इसके अंदर मोड्स दिया गया, 2 मोड्स दिया गया, ठीक है। दिस इज़ द चेंज, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। आप जितने मॉडर्नाइज करते जाओगे, आप अपने हथियार को जितने अपडेट करते जाओगे, ठीक है, तो वो और आपके सोल्जर्स के लिए बेनिफिट करता जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 रोल दिया गया, एक डिफेंसिव और एक ऑफेंसिव। और डिफेंसिव में क्या होता है कि जब आपको एक शेल्टर मिल रहा है, ठीक है,
आप किसी पोस्ट से फायर कर रहे हो या फिर किसी पेड़ के पीछे से फायर कर रहे हो, किसी वॉल के दीवार के पीछे से फायर कर रहे हो, आपको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। जब आपको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है तो आप डिफेंसिव मोड में फायर करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो जाएगा, फट जाएगा, दुश्मन के एरिया में जाएगा, फट जाएगा और वो स्प्लिंडर मतलब स्प्लिट हो जाएगा, फट भी जाएगा और स्प्लिट भी हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि मतलब वो बहुत सारे स्प्लिंडर्स छोड़ेगा, फ्रेगमेंटेशंस छोड़ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो आसपास के दुश्मन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपने आप को भी सेफ्टी करोगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी एक शेल्टर में प्रोटेक्शन के अंदर हो। ये होता है डिफेंसिव मोड। और ऑफेंसिव मोड को क्या क्या होता है, जो जैसे मैंने किसी दुश्मन के आगे फेंक दिया तो वो सिर्फ ब्लास्ट हो जाएगा और दुश्मन जो मरेगा उसके ब्लास्ट से मरेगा, ना कि उसके फ्रैगमेंट से, ना कि इसकी स्प्लेंडर से। वो नहीं मरेगा, स्प्लेंडर से नहीं मरेगा, वो उसके एक्सप्लोजन से मरेगा, ठीक है। ये होता है ऑफेंसिव मोड, ठीक है। और जब तक उसका फ्रैगमेंट्स नहीं आएगा तो फिर आपको असर करने की कोई बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर सक्सेस है प्लेन वाले इलाके में, ठीक है, जहाँ पर आपको शेल्टर्स नहीं मिलेगी, कोई बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, ओपन प्लेन ग्राउंड है और आपके पास सामने आगे दुश्मन आ गया तो फिर उस टाइम ये प्रॉफिटेबल है। अभी दूसरा है हमारा BPJ, बैलिस्टिक हेलमेट और बैलिस्टिक गगल्स, ओके। जो BPJ और बैलिस्टिक हेलमेट है वो बुलेट प्रूफ बताया गया है इस स्कीम के अंदर, उसको बुलेट प्रूफ बताया गया है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, जो बैलिस्टिक हेलमेट्स होता है वो बुलेट प्रूफ होता नहीं है, ठीक है। आप अगर नज़दीक से मारोगे ना तो वो गोली आर पार हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये बुलेट प्रूफ नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करेगा, जो बुलेट की डायरेक्शन होता है ना उसको सिर्फ चेंज कर देगा। जैसे मैंने हेलमेट के ऊपर मार दिया, एक गोली मार दिया तो वो रिपोजिट कर देगा गोली को, ठीक है, एक दूसरे डायरेक्शन में वो उस गोली को शिफ्ट कर देगा। इसलिए उसको बुलेट प्रूफ कह दिया गया, मतलब ताकि दूसरे को समझने में आसानी हो, लेकिन एक्चुअली में बुलेट प्रूफ होता नहीं है, ठीक है। और BPJ होता है वो बुलेट प्रूफ, उसके अंदर एक मतलब प्लेट लगती है, फाइबर की प्लेट्स लगते हैं या फिर आयरन के प्लेट्स लगते हैं और उसका भी लिमिटेशंस होता है, कहाँ से मार रहा है, कितने डिस्टेंस से मार रहा है, उसके हिसाब से आपको जो बुलेट प्रूफ उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और गोल जो आप राउंड्स होता है उसको राउंड्स के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड, जितना उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा और कम डिस्टेंस रहेगा उतना उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो पेनिट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट का भी आर पार हो सकता है, ठीक है। और बैलिस्टिक गॉगल्स जो होता है मतलब वो सिर्फ वो बुलेट प्रूफ नहीं होता, ठीक है। इसमें मैंने इसलिए बोला कि बैलिस्टिक हेलमेट वो बुलेट प्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ गोली को रिकोजिट करेगा, ठीक है। और बैलिस्टिक गॉगल्स वो क्या होगा, वो तो गोली को रोकेगा ही नहीं, ठीक है। वो एक चश्मा है, वो रोकेगा ही नहीं, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, मतलब जैसे मैंने पिछली बार भी बोला कि ग्रेनेड, जैसे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक ग्रेनेड फट गया तो उसका फ्रैगमेंट्स आ गया, ठीक है। और आप अगर सेफ डिस्टेंस में उसका फ्रैगमेंट टुकड़ी छोटे छोटे टुकड़ी आ गए तो आपको आँख को प्रोटेक्ट करेगा, आपके आँख को वो प्रोटेक्ट करेगा, ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो BPJ और बैलिस्टिक हेलमेट है वो 9mm पिस्टल के बुलेट्स होते हैं ना, पिस्टल 9mm के, ज़्यादातर 9mm वाले बुलेट्स पिस्टल के होते हैं, ठीक है। और भी होते हैं कार्बाइन्स वगैरह, ये वगैरह भी होते हैं, लेकिन पिस्टल्स ज़्यादा होता है, ठीक है। और AK-47 की जो भी जितनी भी सीरीज़ है गन्स के सीरीज़, उसके राउंड्स के खिलाफ वो आपको प्रोटेक्शन दे देगा, ठीक है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल पिक्चर। ये है हमारा BPJ, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट है ये, जो कि सोल्जर्स पहनेगा। और ये है हेलमेट, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे गोली यहाँ पर लग गई तो ये आर पार नहीं होगा। वो क्या करेगा, गोली को जैसे इधर से मार रहे हो तो गोली को इधर भेज देगा या फिर ऊपर की तरफ भेज देगा या फिर इधर शिफ्ट कर देगा, रिकोजिट करेगा सिर्फ, क्योंकि इसके एरोडायनेमिक्स जैसे इसका स्ट्रक्चर है ना, उसकी वजह से मतलब ये गोली को रिकोजिट कर देगा, ठीक है, ना कि उसको रोक के रखेगा, ये नहीं है। और ये होगा हमारा बैलिस्टिक गॉगल्स, ठीक है।
ओके, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसमें क्या होता है मतलब हैंड फ्री कम्युनिकेशन, फ्री सिक्योर्ड एडवांस कम्युनिकेशन फॉर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या होगा कि मतलब जैसे कि आप एक मोटरोला यूज़ करते हो या फिर नॉर्मल फ़ोन हैंडसेट यूज़ करते हो या फिर एक टेलीफोन यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है आपका हैंड होता है ना, आपका हाथ हाथ इंगेज हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे ऑपरेशन में जा रहे हो, आपकी एक बुलेट फायर करने के लिए आपको दोनों हाथों की ज़रूरी होते हैं। एक तो आप राइफल को पकड़ोगे, ठीक है, दूसरा आप ट्रिगर से गोली को फायर करोगे। लेकिन क्या होता है, जैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो आप एक मोटरोला, सपोज़ एक मोटरोला ले रहे हो, तो एक हाथ में उसको पकड़ना तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप आगे वाले जैसे अचानक से दुश्मन आ गया तो आप जल्दी से जल्दी उसके ऊपर फायर नहीं कर सकोगे, ठीक है। आपको मोटरोला को इधर उधर रखना पड़ेगा या फिर फायर को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन आपको अगर हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन मिल रहा है, आपको कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप दोनों हाथ आपके राइफल के ऊपर लगाओगे और ध्यान भी टारगेट के ऊपर या फिर इनेमी के ऊपर लगाते रहोगे, ठीक है। और रियल टाइम एक्सचेंज मतलब जैसे फ़ोन में होता है ना, मतलब अभी मैंने बात किया, हेलो बोला तो उधर भी सुनाई देता ना, ऑन द स्पॉट जैसे मैंने बोला उधर ही सुनाई देता ना हेलो। तो वही होता है रियल टाइम एक्सचेंज, मतलब जिस टाइम हुआ है उस टाइम इंफॉर्मेशन जो शेयर करने की मतलब जो एबिलिटी होता है उसे बोलते हैं रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेटेलाइट, ठीक है, क्योंकि ये अगर ये डायरेक्टली सेटेलाइट से कनेक्टेड हुए तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ इंटरप्शन। जैसे कि कोई दुश्मन आपको जाम करेगा, होता है ना, मतलब एक फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो सेट स्टावी ये वगैरह में क्या होता है कि मतलब एक आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल गई ना, एक फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ मिल गया या फिर एक फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो आप अगर उस फ्रीक्वेंसी में लगाओगे तो आपको जितने भी बात कर रहे हो आपको सब कुछ सुनाई देगा, ठीक है। तो उसे मतलब दुश्मन क्या होता है वो इंटरप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आपके खुद के सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो दुश्मन इंटरप्ट भी करेगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ दुश्मन इंटरप्ट कर रहा है क्योंकि वो आपका सैटेलाइट है, ठीक है, आप कंट्रोल कर रहे हो उसको। तो आपको वार्निंग मिल जाएगा कि हाँ तुम्हारा हैंडसेट इंटरप्ट हो रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना, ऐसे करके मतलब आ जाएगा ऊपर से नोटिफिकेशन। तो ये होता है इसकी ब्यूटी, ठीक है, ओके। और ये है हमारा हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन सेट। उसमें देखा, ये मैंने एक मतलब एक जेब में डाल दिया, ठीक है, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा मेरे हेडसेट से, और हेडसेट के ऊपर भी एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है। तो चारों तरफ से मतलब चाहे आपको डिवाइस की तरफ से हो, हैंडसेट की तरफ से हो या फिर माइक्रोफोन की तरफ से हो, आपको कहीं भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार बटन दबाना, बस वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप बस बातें करते जाओ और ये डिवाइस आपको कनेक्ट करते जाएगा सेटेलाइट से, आपके सेटेलाइट से कनेक्ट करते जाएगा और आप इंफॉर्मेशन शेयर करते जाओगे। और ये एक सोल्जर है जो कि ये डिवाइस यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो कनेक्टेड है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NVG होलोग्राफिक साइट। तो NVG है नाइट विजन गॉगल्स एंड होलोग्राफिक साइट है, मतलब जो कि अभी जो AK-203 में जो भी साइट लग रहा है ना वो होलोग्राफिक साइट लगेगा। अभी तक हम लोग का मतलब हमारा जो इंसस राइफल है उसमें क्या होता था, या तो आपको ओपन साइट मिलेगा या तो फिर आपको एक टेलीस्कोपिक साइट ये वगैरह मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, मतलब होलोग्राफिक साइट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो NVG क्या होता है, नाइट विजन गॉगल्स क्या होता है, जैसे मैंने मतलब रात को मैंने को 200 मीटर में आगे ऑपरेट करना होगा, ठीक है। तो 200 मीटर ऑपरेट करना है तो फिर मैं 200 मीटर में तो नहीं देख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने ट्रूप्स को 2 को 50 मीटर आगे भेजूँगा, ठीक है। जैसे मेरे को मिलेगा कि हाँ सिक्योर्ड है तो फिर मैं 2 को और 50 मीटर आगे भेजूँगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मतलब 200 मीटर तक पहुंच जाऊंगा और वहां पर टारगेट को डिस्ट्रॉय करूंगा। तो मेरे को क्या हो गया कि मतलब ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, रात के समय में। लेकिन NVG क्या होता है, मतलब आप एक लिमिटेड डिस्टेंस तक देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो,
एक रेटिकल पैटर्न मिलेगा आपको, उसके अंदर आप उसको उसमें टारगेट को एम कर सकते हो और फायर करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। ये होता है नाइट विजन गॉगल्स। और होलोग्राफिक मतलब रात में जो आपको ऑपरेट करना होगा ना, तो नाइट विजन गॉगल्स को देख के आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। और होलोग्राफिक साइट होता है मतलब जो आपके राइफल के ऊपर जो ओपन साइट्स होते हैं ना, उसके साथ एक और साइट लगेगा जो कि रिम के ऊपर लगेगा। तो वो क्या होगा कि मतलब आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी प्रदान करेगा, ठीक है, आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। अभी होलोग्राफिक साइट एक कम्प्लीटली न्यू टर्मिनोलॉजी है, कम्प्लीटली न्यू साइट है जो कि यूज़ हो रहा है। तो फिर हम उसके फ़ायदे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट रेटिकल डायरेक्ट पैटर्न मतलब आपने जैसे मतलब टारगेट के ऊपर रेटिकल लगा देना, एक पॉइंट ऐसे डॉट जैसे ऐसे चारों तरफ से मतलब 4 डायरेक्शन वाला एक रेटिकल पैटर्न मिलेगा। आप डायरेक्टली उसको टारगेट के ऊपर लगा सकते हो, कोई भी साइटिंग करने की, कोई भी जेयरिंग करने की, ये वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ आप क्या करोगे, वो रेटिकल पैटर्न को डायरेक्ट टारगेट के ऊपर लगा दो, ठीक है। यस, पैरेलल डिसरोटेशन मतलब क्या होता है, मतलब मैंने जैसे बोला ना, कोई जेरोइंग करने की ज़रूरत नहीं, ये वो आप जैसे रेटिकल पैटर्न एक टारगेट के ऊपर लगा दोगे ना, मतलब एक फायर करोगे, जैसे फायर करोगे तो मतलब ऊपर नीचे ये वो हो जाएगा ना, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि दोबारा आप फायर को वहीं पर शिफ्ट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी वहीं पर शिफ्ट कर सकते हो। और फास्टर एमसीक्यू भी मतलब क्लोज क्वार्टर बैटल जो होते हैं ना, मतलब 15-20 मीटर के या फिर 200 मीटर के अंदर की जो बैटल होते हैं ना, मतलब क्लोज क्वार्टर बैटल, नज़दीक गुत्थम की लड़ाई बोलते हैं जो, उसमें क्या होता है मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि डायरेक्ट टारगेट के ऊपर रेटिकल पैटर्न लगा दो बस, कोई ये वगैरह शीस्त वीस्त मतलब फिर दोबारा छेद में देखो, दोबारा ट्यूब में देखो, ये करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो सीक्यूबी रोल में ये बहुत ही जल्दी आपको टारगेट के ऊपर एम करने में मदद करेगा, ठीक है। एंड कैन बी ऑपरेटेड विथ लेंस ब्रोकन और ऑब्स्कर्ड विथ स्नो और मड, मतलब जैसे इसका मतलब शीशा टूट गया लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा रेटिकल पैटर्न दिख रहा है, तब भी ये काम करेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि शीशा टूट गया तो साइड ख़राब हो गया, नहीं, आपको रेटिकल पैटर्न दिख रहा है ना, तो वो काम कर रहा है। आपका कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई शीशा चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप रेटिकल पैटर्न को फॉलो करो, वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। दूसरा होता है कि मतलब ऑब्स्कर्ड विथ स्नो एंड मड, मतलब कोई जैसे बर्फ़ आ गया या फिर धूल वूल कीचड़ विचड़ लग गया, तो आप आसानी से साफ़ करके फिर दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, दिस इज़ नाइट विजन गॉगल्स, मतलब ऐसा दिखेगा आपको, हरा हरा सा, यहाँ पर टारगेट मिलेगा और ये रेटिकल पैटर्न हो गया, उसके टारगेट के ऊपर मिला और फायर करो, ठीक है। और ये है होलोग्राफिक साइट, जो ये है ना, जैसे ये बीच वाला है ना, बीच वाला में दिखाई दे रहा है ना, टारगेट के ऊपर कैसे रेटिकल पैटर्न बन रहा है, उस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। देख रहे हो आप, जैसे वो सफ़ेद में एक डॉट मिल रहा है ना, बस उसको ऐसे मिला दो, फायर कर दो। ओके, नीड ऑफ द प्रोग्राम, इसका क्या ज़रूरत है, इसका मेन वो तो है कि मतलब आर्मी के मॉडर्नाइजेशन, जो कि आर्मी मॉडर्नाइजेशन अभी बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है कि मतलब आर्मी को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, डीजे आप एक दूसरे को रिलेट करते जाओ। अभी इंडियन आर्मी में क्या हो गया कि मतलब ड्रेस को चेंज कर दिया, डिजिटल पैटर्न, डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न बोल दिया, ठीक है। उसके बाद एफिन्सस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और बहुत सारे एडवांस वेपन, एडवांस मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज़, ड्रोन वॉरफेयर्स के लिए बहुत सारे ड्रोन्स ये वगैरह सब कुछ इंट्रोड्यूस करें। तो इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते जाना है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक करते जाना है, ठीक है। और ये सब आते आर्मी मॉडर्नाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इसी चीज़ से मतलब इसीलिए इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि एफिन्सस के जो प्रोग्राम के पैकेज है, इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दिया है कि आपका इन्फेंट्री का सोल्जर जो है वो मॉडर्न हो जाए, ठीक है। जो दूसरे देशों के आर्मी है, यूएसए का, यूके वगैरह वगैरह, रसिया, ये इन सब देशों की जो मतलब आर्मीज है, उनके साथ ये इंडियन आर्मी के जो आर्मी का स्टैंडर्ड है वो कोलैब कर सके, ठीक है, कोलैबोरेशन में चल सके, इसलिए इस चीज़ का इम्पोर्टेंस
दिया गया है, ठीक है। और आप दुनिया भर में देखोगे कि तो 20 से ज़्यादा देश, आपको बहुत सारे देश मिलेंगे कि ऐसे वाले जो एफिंचास जैसे प्रोग्राम है ना, ऐसे वाले प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है। आपको दिखाई होगा, मतलब यूएसए आर्मी, आप जैसे आप बोलोगे यूएस आर्मी, यूके आर्मी, तो आपके दिमाग में झट से समझाया, हाँ हाँ यार, एक सोल्जर ऐसे राइफल को कैरी कर रहा है, हेलमेट लगा रहा है, माइक्रोफोन से वगैरह सब कुछ, मतलब एक मॉडर्न आर्मी दिखाई देगा ना आपको। हाँ, वही पिक्चर अभी आप एक इंडियन आर्मी में भी दिखोगे, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अभी बैकलोडिंग 3D का मतलब जो अभी सर्व कर रहा है इंसास राइफल, वो जो सर्विस में है, उसको बैकलोड करने के लिए भी ये एक 203 को भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। साइबर वार एंड टू फ्रंट वार, मतलब टू फ्रंट वार मतलब अभी जैसे अगर मेरे पास आर्मी मॉडर्नाइज हाईटेक वाले आर्मी नहीं होंगे तो मेरे को बहुत सारे आर्मीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और मेरे को लड़ने हैं दो तरफी, ठीक है, एक तो चाइना की तरफ, एक तो पाकिस्तान की तरफ। और मेरे पास हमेशा इतने सारे सोल्जर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि आपने सोल्जर्स को टेक्निकली एडवांस करो यार, है कि नहीं। आप अगर सोल्जर्स को टेक्निकली एडवांस कर दोगे, जो 100 बंदे लगने थे उसमें 50 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो 100 बंदे तो आपके पास है, तो 50 चाइना की तरफ लग जाओगे और 50 पाकिस्तान की तरफ, या फिर 60 चाइना की तरफ लगा दोगे, 40 पाकिस्तान की तरफ लगा दोगे, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक करते जाना और आपने दिमाग में लॉजिकल क्वेश्चंस और लॉजिकल आंसर्स ढूंढते रहना, ठीक है। तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। और साइबर वार मैंने वही बोला ना, मतलब वो कम्युनिकेशन वाले बाद में जो आ गया था, मतलब आपको इंटरप्ट कर सकता है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है आजकल, कंप्यूटर्स वे वगैरह सब कुछ हैक कर सकते। तो मतलब अगर आपके पास खुद का सैटेलाइट है, आप डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप सैटेलाइट से सब कुछ कर सकते हो, तो फिर आपको कोई भी इंटरप्ट कर रहा भी होगा तो आप अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। और नहीं भी कर रहा होगा तो फिर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, वो इजीली जल्दी से जल्दी शेयर कर पाओगे, जो कि वार जोन में आपको हमेशा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। रसिया यूक्रेन वार, ये चीज़ मैंने इसलिए इंक्लूड किया था कि मतलब जो यूक्रेन आर्मी है, हाँ रसिया भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या क्या है कि जो यूक्रेन की आर्मी है वो अभी तक रेजिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मिलिट्रीज, वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका है ना, यूरोपियन कंट्रीज़, ये यूक्रेन को फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग इन द सेंस पैसे से भी फंडिंग कर रहे हैं, मिलिट्री एड से भी फंडिंग कर रहे हैं, और उनके सोल्जर्स की कम्बैट कैपेबिलिटीज़ है ना, जैसे कि उनको इफ़ेक्टिव वेपन्स है ना, इफ़ेक्टिव उनको जैकेट्स वगैरह सब कुछ, मतलब इक्विपमेंट्स जो भी एक सोल्जर्स को देना चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सेट्स, ये सब कुछ वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो रशियन आर्मी जैसे, रसिया जैसे पावरफुल कंट्री को भी रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टक्कर दे रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डीपली जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि आपको मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे रसिया यूक्रेन वार, सपोज मैंने मतलब एक बीच में एक टर्म आ गया रसिया यूक्रेन वार, अगर आपको रसिया यूक्रेन वार मतलब जो इसके इस टॉपिक से रिलेटेड है ना, मैं उस चीज़ को सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलग से जानना है कि रसिया यूक्रेन वार है क्या, किस लिए शुरू किया गया, मतलब इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में कैसे पड़ गया, ये सब कुछ जानना है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं उसके बारे में फिर अलग सा नए वीडियो बनाऊंगा और आपको पोस्ट करूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होता है, बिना झिझक बिना शर्माए हुए कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स को कंसिडर करूंगा और उसके ऊपर वर्क करूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट और प्यार मेरे को चाहिए, ठीक है। ओके, अभी डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे में क्या आएगा कि सबसे पहले तो रहेगा हमारा इंक्रीज द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़, मतलब जो आपका कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ है, जो आप कर सकते थे, मतलब जो आप एक नॉर्मली एक इंसान के रूप पे कर सकते थे, उसमें आपका और
एडिशनल आपको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि मतलब असल्ट राइफल हो गया, है ना, उसमें होलोग्राफिक साइट वगैरह ये वगैरह, नाइट विजन गॉगल्स वगैरह, ये सब कुछ आपको दे रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा आपको। हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन हो गया, मतलब जो आपको दोनों हाथ इंगेज करने पड़ते थे उस वक्त आप हैंड्स फ्री हो जाओगे, तो आपका कॉम्बैट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप टेक्नोलॉजिकली ये सब कुछ आपके पास ज़्यादा अच्छा बेहतर टेक्नोलॉजी होगा, तो फिर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, क्योंकि आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा हो गया सेविंग ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि मतलब अभी जो इंडिया में जितने भी हथियार हैं ना, तो वो जहाँ से ज़्यादातर रशियन ओरिजिन के होते हैं। अभी रिसेंटली हमारा फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी क्लियर कर दिया है कि मतलब हम रशिया को छोड़ नहीं सकते, मतलब हम रशिया के अगेंस्ट हो नहीं सकते, क्योंकि जो इंडिया मोस्टली डिपेंडेंट है ना, ज़्यादातर जैसे कि 70% एंड एबव जो भी इंडिया में वेपन्स अभी अवेलेबल है, वो या तो रशियन मेड है या तो फिर जॉइंट वेंचर में बनाया गया है, रशिया और इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर में बनाया गया है। तो क्या होता है कि मतलब वो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको ख़रीदने के लिए ज़्यादातर जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर होता है ना, एक पैकेज होता है ना, मतलब इतना डिफेंस में खर्च करना है, इतना डिफेंस के सैलरीज है इसमें करना है, इतना डिफेंस मतलब इतना डिफेंस बजट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना है। तो फिर ज़्यादातर आपका जो अगर बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा बाहर खर्च हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो इंडिजिनियसली बना रहे हो ना सब चीज़, जो एफिशिएंसी प्रोग्राम हो तो सब इंडिजिनियसली बिल्ड हो रहा है, इंडिया के अंदर ही बिल्ड हो रहा है। तो जो बाहर जाने वाला पैसा था वो इंडिया के अंदर ही लग जाएगा, ठीक है। और इंडिया में भी बन रहा है, तो फिर आपको कम रेवेन्यू में मिल जाएगा, कम पैसे में मिल जाएगा, तो फिर आपका पैसा बच जाएगा। और जीडीपी जैसे आप लोग ज़्यादा खरीद रहे हो, देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो और देश के अंदर ही खरीद रहे हो, तो देश का जीडीपी भी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेगा, ठीक है। इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस इन सोल्जर, मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है, जो आपके पास जब आपके पास गुड ऑप्शन, आपके पास पहले गुड ऑप्शन था, ठीक है, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, अभी बेटर ऑप्शन मिल रहा है। तो बेटर ऑप्शन मतलब आप कुछ ना कुछ तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। जब आपके पास टेक्निकली इक्विप्ड हो, सब चीज़ से मतलब लैस हो, आप भरोसा कर सकते हो अपने वेपन्स पे, आप भरोसा कर सकते हो अपने कम्बैट एबिलिटीज़ पर, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और मोरल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। मीट द प्रेजेंट नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वो तो नॉर्मल सी बात हो गई। अभी डिस्कस कर लेते हैं निपुण माइंस के बारे में, ठीक है। मैं सर्विस जाऊँगा, थ्रूली जाऊँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ये क्या होता है, इंडिजिनियसली बनाया गया है एंटी पर्सनल माइन है, मतलब दुश्मन के पैदल सेना के खिलाफ जो इन्फेंट्रीज होते हैं या फिर कोई इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं ना, जैसे मिलिटेंसी वगैरह आ जाते हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आ जाते हैं, तो उनके खिलाफ लगाया जाता है ये, जो कि पैदल सेना मतलब जो एक एंटी पर्सन मतलब एक व्यक्ति के खिलाफ लगाया जाता है, मतलब वो उसको बर्बाद करने की काबिलियत रखता है, उसको बोलते हैं एंटी पर्सनल। और ये सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन होता है, मतलब सॉफ्ट टारगेट मतलब जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट टारगेट्स। जैसे कि आप एक पलटन मतलब एक 400-500 की नफरी में आप डिप्लॉयड हो, कि कहीं पर डिफेंस ले रखे हो, ठीक है। वहाँ से अगर आपके खिलाफ भी एक पलटन, आपके अगेंस्ट भी एक पलटन ही डिप्लॉयड हो रहा है, 400-500 बंदे आपके अगेंस्ट डिप्लॉयड हो रहा है, तो वो होता है टक्कर का टक्कर का दुश्मनी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक 400-500 में डिप्लॉयड हो रहा है, उसमें क्या होता है, 4-5 जने इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में आपके अंदर, आपके एरिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बन जाएगा सॉफ्ट टारगेट, छोटी सी टारगेट बन जाएगा ना, छोटा टारगेट बन जाएगा या फिर डेलीगेट टारगेट बन जाएगा, जिससे बर्बाद करने में आसान हो जाएगा। वैसे टारगेट को बोलते हैं सॉफ्ट टारगेट, ठीक है। तो जो भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं उसको ब्लास्ट करके बर्बाद करने के अम्यूनिशन को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन, ठीक है। एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। जो भी माइंस लगते हैं आपके डिफेंस में, सबसे पहले लगने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो माइंस होते हैं, ठीक है। इसलिए एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन। अभी ये छोटे छोटे साइज़ में होते हैं,
छोटे छोटे साइज में होने की वजह से क्या होता है, ये हम लोग छोटी एरिया में बहुत ज़्यादा तादाद में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरा होता है जो भी अभी एग्जिस्टिंग मतलब हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में जो भी अभी माइंस एंटी पर्सनल माइंस हमको मिलते हैं, उनके उनके बनिस्बत ये जो अभी निपुण माइंस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, ठीक है, यही चीज़ें। और ये निपुण एंटी पर्सनल माइंड से ये, ठीक है, ओके। दूसरा है लैंडिंग क्राफ्ट असल्ट। ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, वो भी इंडियन आर्मी में, ठीक है। ये इंडियन नेवी में ऑलरेडी यूज़ किया जाता है, जो भी नॉर्मल पेट्रोलिंग ये वो वगैरह करने के लिए, छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए पेट्रोलिंग करने के लिए ये ऑलरेडी यूज किया जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी है लैंडिंग क्राफ्ट असल्ट। और ये कहाँ पर डिप्लॉयड होने वाला है, ये रिप्लेस करेगा जो भी हमारे लद्दाख में पेंगोंग त्सो लेक है, वो सबसे बड़ा लेक है जहाँ पर इंडिया और चाइना के बॉर्डर में पड़ जाता है वो। वैसे तो वो इंडिया को कहने के लिए, हमारे कहने के लिए तो वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही है, लेकिन चाइना भी उस चीज़ को क्लेम करते हैं, स्काई चीन बोलते हैं ना, उस चीज़ को क्लेम करता है। तो एक डिस्टर्ब एरिया, वहाँ पर चाइना भी पेट्रोलिंग करता रहता है और इंडिया भी पेट्रोलिंग करता रहता है, ठीक है। तो एक डिस्प्यूटेड मतलब सेंसिटिव एरिया है। और वहाँ पर जो अभी पेट्रोलिंग के लिए जो भी बोट्स यूज़ किया जाता है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए LCA बनाया गया है, ठीक है। अभी इसका मतलब फ़ायदा क्या है कि इट हैज़ अ बेटर लॉन्च स्पीड। मतलब जो भी जैसे कि बेटर लॉन्च स्पीड मतलब आप जैसे कि कोई चीज़ लॉन्च करते हो तो उसको मतलब ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्पीड पकड़ने की काबिलियत को बेटर लॉन्च स्पीड बोलते हैं। और फिर उसका स्पीड पकड़ने के बाद उसकी जो स्पीड को कंटिन्यूटी देने की वो एबिलिटी होता है ना, उसको भी बेटर लॉन्च स्पीड बोलते हैं। जैसे कि पिकअप्स, बाइक में पिकअप ज़्यादा बोलते हैं ना, मतलब जितना स्पोर्ट्स बाइक होता है उसका पिकअप ज़्यादा, मतलब जल्दी से स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन जो नॉर्मल बाइक्स होते हैं वो स्पीड थोड़ा कम पकड़ लेते हैं। तो ये होता है बेटर लॉन्च स्पीड। कैपेसिटी टू ऑपरेट अक्रॉस द वाटर ऑब्स्टिकल्स मतलब क्या होता है, वाटर ऑब्स्टिकल्स में क्या क्या आ जाता है, मतलब जो भी विंड मतलब हवा होता है ना, हवा विपरीत दिशा में आ जाएगा तो वो आपके लिए एक वाटर ऑब्स्टिकल्स हो जाएगा। पानी के करंट, जो पानी के छाल बनते हैं ना, वो भी एक प्रकार का आपका वाटर ऑब्स्टिकल्स बन जाएगा, क्योंकि वो बोट को उलट पुलट कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब और सारे होते हैं माइंस वगैरह, ये वगैरह वाटर माइंस वगैरह होते हैं, लेकिन वहाँ पर वाटर माइंस तो नहीं है, लेकिन यही चीज़ होते हैं जो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, उस चीज़ को उस वैसे वाले ऑब्स्टिकल्स में ऑपरेट करने की इस LCA का कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। और जो पहले वाले जो बोट्स थे उसमें 10-15 लोग ही जा सकते हैं, वो भी बिना लोड्स के या फिर कमती लोड के। लेकिन अभी इसमें क्या दिया गया है, ये 35 कॉम्बैट सोल्जर्स को ये एक साथ ले जा सकता है अलॉन्ग विद देयर लोड्स, ठीक है, बैटल लोड्स। और ये एक्यूरेट शिपयार्ड लिमिटेड जो कि गोवा में है, उसने डिज़ाइन और डेवलप किया था, ठीक है। और ये हमारा पेंगोंग त्सो लेक है, ये इंडियन साइड है, मतलब यहाँ पर इंडिया भी पेट्रोलिंग करता है और दूसरी साइड में चाइना भी। बहुत ही बड़ा लेक है, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्बैट सोल्जर्स मतलब कुछ सोल्जर्स यहाँ पर माउंट हो रहा है अलॉन्ग विद बैटल लोड्स। जो आपके पीछे बैकपैक दिख रहा है ना, उसमें बैटल लोड्स भी है और आपके पास आपका पर्सनल वेपन भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर LCA पेट्रोलिंग कर रहा है पानी के बीच में, ठीक है। ओके दोस्त, ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक, जो कि मैंने सरफेस कवर किया है। इतना डिटेल में नहीं गया है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड था मैंने उतना ही डिस्क्राइब किया, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत हो, कोई भी क्यूरीज होता है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं उसको कंसिडर करूँगा और उसके ऊपर वर्क करूँगा और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्योंकि बोलते ना, ज्ञान जो चीज़ होता है वो अपने आप में सीमित नहीं रखना है, बांटना है, दूसरों में बांटना है।
हो सकता है जो आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे वो इस वीडियो की मदद से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आपके प्यार, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो फिर मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा कि आगे जाके मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट में ला के आऊँ। ये मेरा पहला वीडियो है तो इसमें कोई भी थोड़ी कमी कमज़ोरी आ सकती है, लेकिन मैं आगे वाली वीडियो में और बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय गोरख।